ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको जनरल एनेस्थीसिया के बारे में बताता हूँ कि बेसिकली जनरल एनेस्थीसिया होता क्या है और इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो आप इसमें डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पे कि जनरल एनेस्थीसिया रेफर्स टू ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ऑल सेंसेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जनरल एनेस्थीसिया होता है ये एक ड्रग के द्वारा उत्पन्न किया गया रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। मतलब एक दवाइयों के माध्यम से किसी को बेहोश करना और ऐसा बेहोश करना कि हम उसको वापस होश में भी ला सके वो, और उसके साथ उसकी सारी सेंसेशन चली जाए, जो कि भी वापस आ जाए, सेंसेशन भी मतलब वापस आ जाए इस ड्रग्स का जब असर खत्म हो। तो ये चीज को बोला जाता है जनरल एनेस्थीसिया। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। जनरल एनेस्थीसिया रेफर्स टू ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ऑल सेंसेशन। ठीक, मोटा मोटा समझे कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है। बेसिकली पेशेंट बेहोश हो जाता है और उसकी सारी सेंसेशन चली जाती है। और ये जो बेहोश हुआ है और जो सेंसेशन चली गई है वो किसकी वजह से चली गई है? ड्रग्स की वजह से जो हमने पेशेंट को दी है। और अब जब ड्रग्स की वजह से ही जब उनका असर खत्म हो जाएगा तो उसकी ये उसका होश और उसकी सेंसेशन वापस भी आ जाएगी। इसी को ये जो टर्म लिखी है ये आप लिख सकते हैं पेपर में। फिर अब हम बात करते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया के फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स का मतलब जनरल एनेस्थीसिया की खूबियां क्या होती हैं जिससे हमें सर्जरी करने में आसानी रहती है। तो वो रहता है रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि पेशेंट को हम बेहोश कर सकते हैं और उसको वापस होश में भी ला सकते हैं सर्जरी खत्म होने के बाद। रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, कि पेशेंट की सारी सेंसेशन चली जाती है, उसे ठंडा गर्म दर्द के बारे में पता नहीं लगता है, और जब दवाइयों का असर खत्म हो जाएगा तब उसकी ये सेंसेशन वापस भी आ जाएगी। फिर उसे दर्द होना भी लग जाएगा, फिर उसे ठंडा गर्म का भी पता लगने लग जाएगा। एनल्जीसिया एंड एमनीसिया। एनल्जीसिया का मतलब पेन किलर, कि उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, आप चाहे उसको उसका हाथ काट दीजिए। और एमनीसिया मतलब मेमोरी लॉस, कि वो जो ऑपरेशन के दौरान जो चीजें होती हैं अगर ये वो उसको याद नहीं रहेंगी। एमनीसिया मतलब वो भुला देंगी वो दवाई जो सर्जरी में क्या हुआ था। अगर पेशेंट को हल्का भी होश रहे तो वो उसको सब भूल जाएगा वो कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर आ जाता है मसल रिलैक्सेशन एंड अबोलिशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। इसका मतलब है कि उसकी जितनी भी मसल्स हैं शरीर की वो सभी की सभी रिलैक्स हो गई हैं और पैरालिसिस में चली गई हैं। और जब कोई भी डॉक्टर कोई मसल को काटेगा या कुछ करेगा तो वो कोई रिएक्ट नहीं करेगी, वो सब पैरालाइज हो रखी हैं। ये ये जो चार चीजें है ना, ये जो चार चीजें है, ये चार चीजें हमारे जनरल एनेस्थीसिया की खासियत बता रही हैं कि अगर पेशेंट इन चार चीजों को फॉलो कर रहा है तब हम बोलेंगे कि वो पेशेंट को हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया है। अब जैसे हमारे पास चार चीजें हैं, एक तो कॉन्शियसनेस हो गई, एक हमारे पास एनर्जीसिया हो गया, मसल रिलैक्सेशन हो गया। तो इन सभी चीजों को करने के लिए, इन सभी चीजों को पेशेंट को असर डालने के लिए हमारे पास अलग अलग ड्रग होती है। और वही सारी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन जब हम पेशेंट को देते हैं उसे जनरल एनेस्थीसिया कहा जाता है। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं जनरल एनेस्थीसिया में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। और इसमें यह भी बोला जाता है कि देयर इज नो सिंगल एनेस्थेटिक एजेंट दैट कैन प्रोड्यूस ऑल द अबव इफेक्ट्स, हेंस द एनेस्थेटिक प्रोटोकॉल्स इंक्लूड। ये कह रहा है कि ऐसा आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक दवाई बन गई हो जिस एक दवाई को देने से ये सभी प्रकार के इफेक्ट पेशेंट में आ जाए। ऐसी आज तक कोई दवा नहीं बनी है। इसी वजह से हमें ये सारे इफेक्ट लाने के लिए पेशेंट को बहुत सारी दवाइयां देनी पड़ती हैं। ठीक, अब हम वो पढ़ेंगे वो कौन कौन सी दवाइयां देनी पड़ती हैं पेशेंट को जिससे उसका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाए, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाए, एनल्जीसिया हो जाए, मसल रिलैक्सेशन हो जाए। इन सभी एक एक चीजों के लिए हमें अलग अलग दवाइयां देनी पड़ती हैं। ये था इस लाइन का मतलब। अब सबसे पहली चीज क्या जाती है? प्री मेडिकेशन। प्री मेडिकेशन का मतलब
ऐसी दवाइयाँ जो हम ऑपरेशन से और जनरल एनेस्थीसिया स्टार्ट करने से पहले देते हैं, ताकि जनरल एनेस्थीसिया जब हम दें तो उसमें हमें कम दवाइयों की जरूरत पड़े, ताकि हमारा पेशेंट को हम, अगर पेशेंट का कुछ बीपी वीपी बढ़ा हुआ है तो हम उसका बीपी कंट्रोल करने की दवाई दे दें, और समथिंग लाइक दैट, मतलब जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है वो सारी उसकी दवाइयां चल जाएंगी। प्लस ऐसी दवाइयां जिससे पेशेंट को एंजाइटी वगैरह ना हो, जैसे कि मिडाजोलम वगैरह, वो चलेगी प्री मेडिकेशन में। और ऐसी दवाइयां चलेंगी जिससे हमारा जो एनेस्थेटिक ड्रग्स है उनका उनको कम जरूरत पड़े, उनकी कम मात्रा में जरूरत पड़े, ताकि उसके साइड इफेक्ट कम हो। ठीक, पहले आ जाता है प्री मेडिकेशन। फिर आ जाता है हमारा इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। अब हमें क्या कर रहे हैं, पेशेंट को बेहोश कर रहे हैं। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया मींस हम पेशेंट को बेहोश कर रहे हैं। कौन सी दवाई से? एग्जाम्पल प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल के अलावा भी थायोपेंटॉन, किटामिन, इटोमिडेट और बथेरी आती हैं। बट अभी हम यहाँ पे एग्जांपल पे लेके चल रहे हैं प्रोपोफॉल। उससे हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को बेहोश, जिसे बोल रहे हैं इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। फिर आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। अब हमें उसका जो जनरल, हाँ, जो हमने एनेस्थीसिया दिया, अब जो हमने उसको बेहोश कर दिया, अब हमें ये चाहते हैं कि पेशेंट सर्जरी के दौरान बेहोश ही रहे, उठ ना जाए। इसलिए हम क्या करते हैं उसमें, हम उसको नाइट्रस ऑक्साइड प्लस कोई भी वेपराइजर चला देते हैं, जैसे कि आइसोफ्लोरेन या हेलोथेन या सीवोफ्लोरेन। तो ये वेपराइजर क्या कर रहा है बेसिकली, और नाइट्रस ऑक्साइड क्या कर रहा है कि ये पेशेंट को बेहोश रखने में मदद कर रहा है उसकी, मतलब पेशेंट इससे अनकॉन्शियस रहेगा सर्जरी के दौरान, और उसकी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्लो हो जाएंगी, जिससे हमारा, बस इतना याद रखो चलो। फिर आ जाता है हमारा चौथा पॉइंट, जो है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। आपके एट्राक्यूरियम, वैक्यूरोनियम जो मेडिसिन है, ये बेसिकली क्या कराती है, ये मसल रिलैक्सेशन कराती हैं, ये मसल को रिलैक्स कर देती है, इसलिए इन्हें मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं। तो अब हम कौन सी दवाई देंगे, मसल रिलैक्सेंट। जब हमने मसल रिलैक्सेंट दे दी, फिर हमें जरूरत पड़ेगी, पेशेंट को दर्द तो होगा, हमने उसकी मसल रिलैक्स कर दी, उसको बेहोश कर दिया, लेकिन जब हम उसका हाथ में चोट मारेंगे तो उसको इंटरनली तो पेन फील होगा। तो पेन को खत्म करने के लिए हम उसको एक एनाल्जेसिया देंगे। एनाल्जेसिया की कौन सी दवाई होगी, जैसे कि फेंटानिल। जैसे हम फेंटानिल दे सकते हैं, मॉर्फिन दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा, पेशेंट को एनाल्जेसिया कॉज हो जाएगा। इन दवाइयों के अलावा पेशेंट को टाइम टू टाइम कुछ कुछ हम अलग से दवाइयां भी देते हैं, जैसे कि एमसेट। अब सर्जरी खत्म होने के बाद पेशेंट को वॉमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम इसके बाद एक ड्रग दे देंगे जिसको बोलते हैं ऑन्डनसेट्रॉन, जिससे पेशेंट को ऑपरेशन खत्म होने के बाद वॉमिटिंग ना हो। अब उसके बाद सर्जरी चल रही है, चल रही है, चल रही है, अब सर्जरी खत्म हो गई है, अब हमें पेशेंट को वापस होश में लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो अपना ये वेपराइजर चला रहे थे, जिस वेपराइजर से पेशेंट बेहोश रह रहा था, बेहोशी मेंटेन हो रही थी पेशेंट की, हम वेपराइजर बंद कर देंगे। जब हम वेपराइजर बंद कर देंगे तो धीरे धीरे पेशेंट को होश आने लगेगा। जैसे ही पेशेंट को होश आने लगेगा, लेकिन उसकी जो मसल रिलैक्स हो रखी है, मसल रिलैक्स मतलब वो पैरालिसिस हो रखी है, मान लो उसको होश आ भी गया और वो अपने दिमाग से बोलेगा मेरा हाथ हिल, लेकिन उसका हाथ हिलेगा ही नहीं। हाथ क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि हमने दवाई दे रखी है पैरालिसिस वाली। तो अब ये पैरालिसिस का जो असर है, मसल रिलैक्सेंट का जो असर है, इसको खत्म करने के लिए हम एक रिवर्सल देते हैं। और रिवर्सल में कौन सी दवाई देते हैं, नियोस्टिगमिन प्लस ग्लाइकोपायरोलेट। जो आपका नियोस्टिगमिन वाला ड्रग है, ये आपके मसल रिलैक्सेंट वाले ड्रग का असर खत्म करेगा। और हमने इसमें जो ग्लाइकोपायरोलेट ऐड किया है, ये आपकी स्लाइवरी सिक्रीशंस, जो पेशेंट के स्लाइवरी सिक्रीशंस है, उनको रिड्यूस करेगा, ताकि जब हम पेशेंट को एक्सटुबेट करें तो एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाए। प्लस जो हमारी न्यूस्टिगमिन है, ये थोड़ा सा पेशेंट का हार्ट रेट भी गिरा देती है। तो जब हम पेशेंट को ग्लाइकोपायरोलेट देंगे तो उसकी थोड़ी सी हार्ट रेट भी मेंटेन रहेगी एक्सटुबेशन के दौरान। इतना क्लियर? मेरे फोन की स्टोरेज भी भरने वाली है, तो हो सकता है मेरे को 2-3 पार्ट्स में ही वीडियो भेजना पड़े। अगर वीडियो रुक जाए तो समझ जाना स्टोरेज भर गया, और मैं स्टोरेज बनाने की कोशिश करके फिर आपको भेजता हूँ वीडियो। अब हम आगे पढ़ते हैं, जैसे कि मिनिमल। अब ना आप इसमें टर्म्स पढ़ोगे, और ध्यान रखना ये चीजें आपको पढ़नी है। वैसे मैं आपको फोटो भेज दूंगा, फोटो से आप पढ़ लीजिएगा, बस मैं समझा देता हूँ थोड़ा बहुत।
फिर आ जाता है एक टर्म मिनिमल एल्वोलर कंसंट्रेशन, जिसको हम मैक भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है? इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन एनेस्थेटिक एजेंट। ये मिनिमम कंसंट्रेशन मतलब कम से कम मात्रा है किसी एनेस्थेटिक एजेंट की इन एल्वोलाई। इन एल्वोलाई का मतलब इन फेफड़ों में, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इमोबिलिटी इन रिस्पॉन्स टू अ पेनफुल स्टिमुलस इन 50% ऑफ पेशेंट। यानी कि 50% पेशेंट्स में एक एनेस्थेटिक एजेंट की कम से कम मात्रा, जिससे 50% पेशेंट्स में जब हम उस किसी को सुई चुबाएं तो उसका जो स्टिमुलस है, दर्द हो रही है, ये स्टिमुलस खत्म हो जाए, ये मैक कहलाता है। मतलब कम से कम मात्रा एक एनेस्थेटिक एजेंट की जो हमने पेशेंट को सुंघाई, उसके फेफड़ों में गई और उसके बाद उसको दर्द होना खत्म हो गया इन 50% ऑफ पेशेंट। मतलब हमने 100 लोगों को दी, तो अगर 50% लोगों को मान लो 1% में दर्द खत्म हो गया, तो हम बोलेंगे कि वो 1% उस ड्रग का मैक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो, नहीं आइडिया लगा हो कोई बात नहीं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा आप इसमें से अगर समझ लेने की कोशिश कर लेना, नहीं तो फिर बाद में भी समझा दूंगा मैं आपको। फिर इट इंडिकेट्स द पोटेंसी ऑफ एन इनहेलेशनल जनरल एनेस्थीसिया। अब इससे हमें पता क्या लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि कौन सी दवाई बहुत ज्यादा तेज है। जैसे कि जिसका मैक कम होगा मतलब वो उतनी ही ज्यादा तेज है, मतलब वो कम मात्रा में ज्यादा असर लाती है। इसको हम पोटेंसी बोलते हैं। कोई ड्रग है ना जो कम मात्रा में ज्यादा असर ला रही है, तो हम बोलते हैं कि इसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा है। तो इससे हम बेसिकली पोटेंसी पता करते हैं हमारे एनेस्थेटिक एजेंट की। ठीक, अब हम देख लेते हैं जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को बेहोश करता कैसे है। तो द मेन साइट ऑफ एक्शन ऑफ the main site of action of anesthetic is reticular formation which normally maintains a state of consciousness। इसका जो मेन साइट है ना जहां पे ये ड्रग एक्ट कर रहा है, वो रहता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक इंसान को होश में रखने के लिए। तो ये दवाइयां कहाँ जाती हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन में, और पेशेंट को बेहोश कर देती हैं। मोस्ट एनेस्थेटिक डिप्रेसेस reticular formation by enhancing the activity of inhibitory transmitter and blocking the activity of excitatory transmitters। मतलब ये ज्यादातर एनेस्थेटिक क्या करते हैं? हमारे जो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स होते हैं इनकी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं और एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी घटा देता है, उससे पेशेंट बेहोश हो जाता है। फिर आ जाता है स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया की 4 स्टेज होती हैं। ठीक, कौन कौन सी स्टेज होती हैं? 4। वो ये रही। पहली होती है स्टेज ऑफ एनर्जीसिया। इसमें क्या होता है? पेशेंट कॉन्शियस होता है लेकिन उसे नींद आ रही होती है, वो होश में होता है पर उसे नींद आ रही होती है। दूसरी आती है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। इसमें पेशेंट ना कॉन्शियस, ये बेहोश हो जाता है पेशेंट, उसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी का मतलब उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, उसकी जो आंखों में जो हम काला काला देखते हैं प्यूपिल्स, वो डायलेट हो जाएंगी, मतलब जो आंखों आंखों का एक छेद होता है ना वो चौड़ा हो जाएगा। और उसकी मसल टोन इज इंक्रीज्ड, ब्रेथ इज इरेगुलर, वो सांसें ना छोटी छोटी लेगा, इरेगुलर लेगा, कभी लेगा कभी नहीं लेगा, इरेगुलर सांसें लेगा। इससे हमें क्या पता लगता है कि पेशेंट स्टेज 2 में है। फिर आ जाता है स्टेज 3। जो पेशेंट की स्टेज 3 होती है, इसमें ही हम सर्जरी करते हैं। ठीक, सर्जरी की स्टेज कौन सी होती है? इसलिए हम इसको सर्जिकल एनेस्थीसिया भी बोलते हैं। इसके इस सर्जिकल स्टेज 3 में हमारे पास प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4 होता है। ठीक, अब प्लेन 1 में क्या होता है? रोविंग आई बॉल्स, उसकी जो आंखें हैं वो गोल गोल घूमने लग जाती हैं। प्लेन 2 में क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्सेस, कॉर्निया रिफ्लेक्सेस। स्टेज 2 में क्या होता है? अगर आप उसकी आंख खोल के उसको टॉर्च दिखाएंगे तो उसकी आंखों में जो कॉर्निया है उसके रिफ्लेक्सेस चले जाएंगे। फिर प्लेन 3 में क्या होता है? मार्क्ड मसल रिलैक्सेशन, कि उसकी जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है, मतलब वही मसल मसल रिलैक्सेशन का असर आ जाता है, वो पैरालिसिस हो जाती है मतलब मसल्स की। और फिर स्टेज 4 में क्या होता है? कंप्लीट मसल रिलैक्सेशन। अच्छा, मार्क्ड मसल रिलैक्सेशन मतलब कुछ मसल्स रिलैक्स हो जाती है। और स्टेज 4 में क्या होता है? सारी की सारी मसल रिलैक्स हो जाती हैं और पेशेंट एकदम सर्जरी के लिए तैयार है। यदि हम अब सर्जरी करेंगे तो पेशेंट की सर्जरी बहुत बढ़िया होगी।
इस स्टेज 3 के बाद आ जाता है स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होता है, स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। इट मींस कि इसमें पेशेंट के दिमाग पे बहुत गंदा असर पड़ता है और इस वजह से पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो जाएगी पेशेंट की, यदि हमने स्टेज 4 में ही पेशेंट को मेंटेन रखा तो। इसलिए स्टेज 4 बड़ी खतरनाक है, स्टेज 2 बड़ी खतरनाक है। ठीक, आई हमें हमेशा स्टेज 3 में काम करना होता है, कोशिश करनी होती है पेशेंट स्टेज 4 में ना जाए। और स्टेज और हम जब स्टेज 3 में होते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम स्टेज 1 में फटाफट आ जाए, क्योंकि स्टेज 2 में हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है पेशेंट का, तो हमें जल्दी से जल्दी करना होता है। अब ये आ जाती है आपकी जनरल एनेस्थीसिया की ड्रग्स, जैसे कि इनहेलेशनल एजेंट्स हो गए। इनहेलेशनल मतलब जो हमने पेशेंट